हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस का सेकेंड टाइप है, oogenesis। और oogenesis किस में होगा? फीमेल्स में होगा, और उनमें जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसे अपन क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, जो कि बेसिकली कौन सा है? ओवम, फ्रॉम इमैच्योर जर्म सेल, जो कि कौन सी है? oogonia। और ये कहां पर होता है? ओवरी के अंदर होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? oogenesis कहेंगे। सेम की सेम डेफिनेशन अपन ने किस में की थी? स्पर्मेटोजेनेसिस में की थी, जिसमें अपन ने लिखा था मैच्योर मेल गैमेट, ओवम की जगह स्पर्म लिखा था, और इमैच्योर जर्म सेल में स्पर्मेटोगोनियम लिखा था। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, और oogoनियम से ओवम बनने का प्रोसेस oogenesis कहलाता है। वो टेस्टिस में होता था और ये कहां होता है? ओवरी के अंदर होता है। अब oogenesis जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग है। और किस चीज में अलग है? वो इस चीज में अलग है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी आने के बाद। लेकिन oogenesis जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब एक फीमेल चाइल्ड खुद अपनी एम्ब्रियो स्टेज में हो, उस समय ही उसका oogenesis क्या हो चुका होता है? स्टार्ट हो चुका होता है। पहले से चार्ट से समझते हैं। देखो, अपन सब जानते हैं कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक्स्ट्रा गोनेडल होता है ओरिजिन के अंदर, और वो वहां से मूव करते हुए गोनेट्स के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद में ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही माइटोसिस स्टार्ट कर देती है और अपने नंबर बढ़ाने लगती है, और क्या बनाती है? oogonia बनाती है, जो कि कैसी होती है? डिप्लॉइड। और जितनी oogonia बननी है वो फीटल लाइफ में ही बन जाएगी। एक बार जब बच्ची का बर्थ हो जाएगा, फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, उसके बाद में ना तो और oogonia बनेगी और ना ही किसी फॉर्म में ऐड की जाएगी। तो जितनी oogonia बननी है वो फीटल लाइफ में ही बन जाएगी, मतलब बर्थ से पहले ही बन जाएगी। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं था। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो दो कैटेगरी में थी, आपको पता हो तो स्पर्मेटोगोनिया ए और बी, और ए वाली रिजर्व रहती है और बाद में डिवाइड करके नई स्पर्मेटोगोनिया भी बना सकती है। और यही वजह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट लाइफ चल सकता है, लेकिन oogenesis थ्रू आउट लाइफ नहीं चल सकता। तो पहला जो स्टेप होता है यहां तक, जिसे अपन ने वहां पर क्या नाम दिया था? मल्टीप्लीकेशन फेज, वो का वो है। तो ये जो यहां तक का फेज है जो मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाता है, जिसमें बहुत सारी oogonia बनती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये किस में हो जाती है? फीटल लाइफ में ही हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, ये oogonia अपनी साइज में ग्रो करेगी और प्राइमरी oocyte बनाएगी, ये भी फीटल लाइफ में ही हो जाएगा। और प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस भी स्टार्ट कर देगी, लेकिन मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसकी भी जो डिप्लोटीन स्टेज होती है वहां पर जाकर ये रुक जाती है। मतलब मियोसिस अरेस्ट हो जाता है, मतलब टेम्पररी रुक जाता है, और इसी फॉर्म में उस फीमेल चाइल्ड की बर्थ हो जाती है। मतलब इतना सब काम, ये जो पूरा काम है ये सारा का सारा कब हो जाता है? बर्थ से पहले ही हो जाता है, फीटल लाइफ में ही हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन फेज और ग्रोथ फेज दोनों ही फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। इवन मैच्योरेशन फेज जो होती है वो भी स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक जाती है। इतना सारा काम जो है वो कहां होता है? फीटल लाइफ में। इसके बाद बर्थ होता है, और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और प्यूबर्टी पर जब FSH आता है तो उस समय ये प्रोफेज फर्स्ट से आगे मियोसिस स्टार्ट होता है, मियोसिस कंप्लीट होगा, और प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? उसमें डिवीजन होगा। डिवीजन कैसा होता है? रिडक्टरी डिवीजन होगा। तो यहां पर दो सेल तो बनेगी, लेकिन एक सेल में इस प्राइमरी oocyte का सारा साइटोप्लाज्म होगा, ऑलमोस्ट सारा, और एक में कुछ नहीं होगा। तो अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे एक बड़ी सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनेगी। अगेन ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, जबकि यहां एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte बन रही है, एक पोलर बॉडी बन रही है।
अब इस पोलर बॉडी का क्या होगा कि पोलर बॉडी ये डिवाइड होगी या डीजनरेट होगी, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ खास मालूम नहीं है, हालांकि कुछ बुक में लिखा होता है कि ये डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेकेंडरी oocyte जो है अगेन अगला मियोसिस, बोले तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर देती है, लेकिन अगेन वो मेटाफेज सेकंड में आकर अरेस्ट हो जाती है, मतलब मेटाफेज सेकंड में आकर रुक जाएगी, आगे डिवीजन नहीं कर पाएगी, और इस फॉर्म में ही इसका ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब इस फॉर्म में ये ओवेरी से कहां आ जाती है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है। अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म हो, ठीक है, तब तो वो स्पर्म के अराइवल, इसके टच स्पर्म जब इसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, उस समय सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी और एक ओवम और एक पोलर बॉडी बनाएगी। लेकिन अगर स्पर्म ना आए तो ये सेकेंडरी oocyte ही रहेगी, और फिर मेंस्ट्रुएशन में जब ब्लीडिंग होती है तो उसके साथ ये बाहर चली जाएगी या डीजनरेट हो जाएगी, जो भी, मतलब कहने का मतलब है कि सेकेंडरी oocyte ओवम में बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये स्पर्म के अराइवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वापस रिपीट करते हैं, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन फेज था, उगोनिया बनने तक ये फीटल लाइफ में हो जाता है। ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte बननी थी, ये भी फीटल लाइफ में होता है। मैच्योरेशन फेज में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है, स्टार्ट होना फीटल लाइफ में हो जाता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा, जब प्यूबर्टी पर एफएसएच हार्मोन आएगा, और उस समय एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनेगी। फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर लेती है, लेकिन मेटाफेज सेकंड पर अटक जाती है। फिर स्पर्म के अराइवल पर ये सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होगी, ओवम में और पोलर बॉडी में। एक और चीज, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेल बनी थी उसे अपन ने स्पर्मेटिड बोला, और फिर स्पर्मेटिड में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज होकर स्पर्म में बदलता है। यहां पर ऐसा नहीं है, सेकेंडरी oocyte से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे आप ऊटिड कह सकते हैं, और वो ऊटिड ही ओवम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ चेंजेज आएंगे। तो ये अपना क्या है, oogenesis है। अब इसको एक बार वापस देख लेते हैं अपन। तो oogenesis जो है 3 स्टेप में हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें अराउंड अ कपल ऑफ मिलियन ऊगोनिया बन जाती है, किसमें, फीटल लाइफ में, या मैंने फीटल लाइफ कर देना, और इसके बाद में और कोई ऊगोनिया ना तो बनेगी ना ऐड की जाएगी। उसके बाद ग्रोथ फेज होती है, जिसमें ऊगोनिया अपनी साइज में बड़ी होती है, प्राइमरी oocyte बनाती है, ये भी फीटल लाइफ में ही हो जाता है, बिफोर बर्थ। उसके बाद मैच्योरेशन फेज आती है, जिसमें प्राइमरी oocyte स्टार्ट करती है मियोसिस, बट प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में अटक जाती है, और यहां अटकने का कारण होता है OMI, oocyte मैच्योरेशन इनिबिटर, जो फॉलिक्यूलर सेल्स जो होती है सिक्रेट करती है। अब ये फॉलिक्यूलर सेल्स क्या है अभी अपन समझेंगे। अभी अब समझो कि ओवेरी में ही कुछ ऐसा सिक्रेट होता है जिसकी वजह से ये अपना कंप्लीट नहीं कर पाती मियोसिस फर्स्ट। जब बर्थ हो जाता है तो उस समय एफएसएच की वजह से ये अरेस्ट जो होता है, ये गेट ओवर होता है, मतलब इसका इफेक्ट कम हो जाता है। एफएसएच की वजह से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte बनती है और एक पोलर बॉडी बनती है। फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस सेकंड स्टार्ट कराती है, लेकिन अगेन मेटाफेज सेकंड में अटक जाती है, और ये होता है साइटोस्टेटिक फैक्टर की वजह से। और अगेन ये फैक्टर का जो इफेक्ट है उसे ओवरकम कब होगा, जब अराइवल ऑफ स्पर्म होगा। स्पर्म जब पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा उस समय ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस सेकंड एंड फॉर्म ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। एक गौर करने वाली बात है कि एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ओवम बना था, जबकि वहां पर एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने थे। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अपनी बुक में एनसीईआरटी में oogenesis जो है फॉलिकल्स के अंदर समझाया गया है, तो अपन फॉलिक्यूलोजेनेसिस करके अलग से देखते हैं कि कौन कौन सी फॉलिकल्स होती है, किस किस फॉलिकल में कौन सी स्टेज होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो देखो फॉलिक्यूलोजेनेसिस जो है वो बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, कि ग्राफियन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल ओवेरी के अंदर कैसे बनती है। अब ये एक स्टेप में नहीं बनेगी, पहले प्रीमोडियल फॉलिकल्स, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, इस तरीके से बनते बनते फिर ग्राफियन फॉलिकल बनती है, और इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर oogenesis चलता है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी तो उसमें बहुत सारी ऊगोनिया बनती है, और इन ऊगोनिया के बारे में एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है गैमिट मदर सेल। ऊगोनिया को ही क्या कहते हैं, गैमिट मदर सेल, क्योंकि इन्हीं से ही गैमिट बनने वाले। और साफ साफ लिखा हुआ है कि नो मोर ऊगोनिया फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में और कोई ऊगोनिया नहीं बनेगी, ना ही ऐड की जाएगी। अब
सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनती है। तो जो oogonia जो होती है वो अपनी साइज में बड़ी होती है और साइज में बड़ी होने के बाद मियोसिस स्टार्ट कर देती है। अब मियोसिस स्टार्ट तो करती है लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में आकर अटक जाएगी। इस स्टेज में उसे अपन कहेंगे प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर बन जाती है और इस पूरे कलेक्टिव स्ट्रक्चर को, जिसमें अंदर की तरफ प्राइमरी oocyte है और बाहर की तरफ ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर है, उसे अपन कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ग्रेन्युलोसा सेल कहां से आती है? तो ग्रेन्युलोसा सेल, क्योंकि ये सब डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है? फीटल लाइफ में हो रहा है। तो फीटल लाइफ में जो गोनेडल रीजेज है, मतलब जो अभी पूरी तरीके से गोनेड्स डेवलप नहीं हुए, उनकी एपिथेलियल सेल्स जो है ग्रेन्युलोसा सेल सिक्रेट करती है। अगर आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसा सेल बनती है। एक और चीज, कुछ बुक अगर आप रेफर करोगे तो उसमें पहले प्रीमोडियल फॉलिकल बनाते हैं, जिसमें प्राइमरी oocyte के चारों तरफ फ्लैट सेल्स की एक लेयर होती है, जिसे प्रीमोडियल फॉलिकल कहते हैं। फिर ये फ्लैट सेल्स की लेयर जो है वो कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और अब इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। और लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। देखो, प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद में बेबी का बर्थ हो जाएगा और उसके बाद उसके बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारी फॉलिकल्स जो होती है वो डीजनरेट होने लगती है, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता ही रहता है डीजनरेशन का। तो प्यूबर्टी आने तक 60,000 से 80,000 करीब प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है। जहां मिलियंस में थी वहां 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होती है? हर ओवरी में बसती। इसके बाद अब प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ जो ये अपने ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर थी वो एक से ज्यादा होती है, मल्टीपल लेयर बन जाती है और साथ में एक और लेयर बनती है उनके बाद, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? थीका। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? अंदर की तरफ स्टेज तो प्राइमरी oocyte है, उसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल की मल्टीपल लेयर बन चुकी है जिसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहेंगे। और सबसे बाहर एक लेयर हो जाएगी जिसे अपन क्या कहेंगे? थीका। और ये थीका कौन सिक्रेट करता है? जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है वो सिक्रेट करता है। बेसिकली आसपास से कनेक्टिव टिश्यू वगैरह उनकी लेयर बन जाती है जिसे क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा। अभी भी स्टेज कौन सी है? प्राइमरी oocyte है। इसके बाद देखो आगे क्या होगा। सेकेंडरी फॉलिकल जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? टर्सरी फॉलिकल में। अब टर्सरी फॉलिकल में क्या होगा? स्टार्टिंग में टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है। हालांकि जो ग्रेन्युलोसा सेल जो थी, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की सेल थी, उनके बीच में कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? एंट्रम। तो सेकेंडरी फॉलिकल के कंपेयर में इसमें अलग क्या है? इसमें एक तो कैविटी डेवलप हो जाएगी जिसे क्या कहेंगे? एंट्रम। एक इसमें बाहर की तरफ एक लेयर थी जिसे क्या कहते हैं? थीका। इसमें बाहर की तरफ दो लेयर बन जाती है जिसे बाहर वाली को कहते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली को कहते हैं थीका इंटरना। और ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टर्सरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे एंट्रम कहते हैं। दो थीका लेयर होती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब प्राइमरी oocyte जो है टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या करती है? थोड़ी साइज में और बड़ी होती है और अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करती है। और ऐसा अब क्यों कर रही है? क्योंकि FSH मिलेगा इसे। और दो चीजें बनाती है, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte बनाएगी और एक स्मॉल पोलर बॉडी बनाएगी। जो लार्ज सेकेंडरी oocyte होती है वो लार्ज क्यों है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ प्राइमरी oocyte का न्यूट्रिएंट जो साइटोप्लाज्म में है वो रिटेन करती है। पोलर बॉडी डिवाइड करेगी या डीजनरेट होगी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब टर्सरी फॉलिकल जो है फिर और डेवलप होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये अभी तक 3 फॉलिकल का हो गया अपने डेवलपमेंट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। एक और चीज, ग्राफियन फॉलिकल जब अभी पढ़ेंगे तो उसमें अपन एक लेयर बनाएंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक लेयर सिक्रेट करती है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अगर आप कोई बुक रेफर करें तो हो सकता है कि उस बुक में ऐसा लिखा होता है कि प्राइमरी फॉलिकल के समय ही बाहर की तरफ एक लेयर बनने लगती है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। लेकिन अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे और अपन वहीं पर लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल और फाइनली मैच्योर फॉलिकल बनती है जिसे क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल।
अब टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल अलग कैसे है उसको समझते हैं। एक तो इसमें देखो एंट्रम जो है वो बहुत बड़ी सी हो जाती है और इस वजह से मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो सेल्स थी, ग्रेनुलोसा सेल थी, वो दो पार्ट में डिवाइड, देखो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ है उसे अभी भी अपन मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ही कहेंगे और जो नीचे की तरफ जो ये है इसे कहेंगे क्यूमुलस ऊफोरस कहेंगे, ठीक है। और ये जो क्यूमुलस ऊफोरस जो है वो बाहर वाली वॉल से देखो यहां से अटैच है, इसको कहेंगे डिस्कस प्रोलीजीरस, जिसे जर्म हील भी कहते हैं। कुछ बुक में डिस्कस प्रोलीजीरस और क्यूमुलस ऊफोरस एक ही बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है क्यूमुलस ऊफोरस और ये होता है डिस्कस प्रोलीजीरस। हाँ, उन डायग्राम में जिनमें ये डिस्कस प्रोलीजीरस और क्यूमुलस ऊफोरस एक ही बताया हुआ, उसमें ये बताते हैं कि ये वाली लेयर तो कोरोना रेडिएटा है। एक्चुअल में क्यूमुलस ऊफोरस की वो सेल्स जो ये oocyte के जस्ट बाहर है, जस्ट एडजेसेंट है, उसे अपन क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा सेल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये तो अपने उसका हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना अभी भी वैसे ही है जैसे टर्सरी फॉलिकल में था। एक चीज और होगी, ये oocyte जो है अब कौन सी स्टेट में, सेकेंडरी oocyte है। कौन सी स्टेज है इसकी, देखो ये वाला जो अंदर वाला डायग्राम है ये इधर मैंने बनाया, आप चाहो तो इधर लेबल कर देना। ये रेड कलर ये सेकेंडरी oocyte है और ये छोटा सा डॉट पोलर बॉडी है, क्योंकि प्राइमरी oocyte के डिवीजन से एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है। तो ये सेकेंडरी oocyte स्टेज है, जबकि टर्सरी फॉलिकल में कौन सी होती है, प्राइमरी oocyte होती है। एक और चीज, ये oocyte अपने चारों तरफ एक और लेयर बनाती है, देखो ब्लू कलर की एक और लेयर जो मैंने इधर लेबल की है, क्या है, जोना पेल्यूसिडा है। क्या है, जोना पेल्यूसिडा, तो वो भी सिक्रेट करती है। तो टर्सरी फॉलिकल के कंपेयर में एक तो यहाँ जोना पेल्यूसिडा हो जाती है, एक यहां पर एक और लेयर बन गई कोरोना रेडिएटा, वो जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्यूमुलस ऊफोरस है, ये एक डिस्कस प्रोलीजीरस होता है, एंट्रम बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेज आ जाते हैं और यहाँ वहां प्राइमरी oocyte थी, यहाँ कौन सी होती है, सेकेंडरी oocyte हो जाती है। तो ये पूरा जो मैच्योर स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहने वाले हैं, क्या कहेंगे, इसे ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। एक और चीज, ये ग्राफियन फॉलिकल में ये जो बीचों बीच डायग्राम वो मैंने यहां अलग बना दिया, इसमें रेड कलर वाला सेकेंडरी oocyte, उसके बाहर की तरफ जोना पेल्यूसिडा, और रेड कलर की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में जो गैप है उसे कहेंगे पेरी वाइटेलाइन स्पेस, और एक पोलर बॉडी भी शो कर रखी है और उसके चारों तरफ एक लेयर बनाई है जिसे अपन क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। अब देखो ये oocyte और इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन है, एक है जोना पेल्यूसिडा जो कि ए सेलुलर मेम्ब्रेन है। आपके नीट में क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सी मेम्ब्रेन ए सेलुलर होती है, तो इसमें कोई सेल नहीं है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है और ये सेकेंडरी oocyte सिक्रेट कर रही है। वैसे ये सिक्रेशन प्राइमरी oocyte से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेकेंडरी oocyte, तो अपन वही लिखेंगे। सेकेंडरी oocyte सिक्रेट करती है और oocyte या ओवम जो मेम्ब्रेन खुद सिक्रेट करती है उसे कहेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। तो जोना पेल्यूसिडा बेसिकली एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। कोरोना रेडिएटा जो है सेल्यूलर है, ये कौन बनाती है, फॉलिक्यूलर सेल्स बनाती है, मतलब गॉनेट्स खुद बना रहा है, इसलिए ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ग्राफियन फॉलिकल जब पूरी तरह से मैच्योर होती है और एलएच हार्मोन, एक हार्मोन होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में अच्छे से समझेंगे, तो उसका जब लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है और इसमें से ये स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आता है, ध्यान से सुनना, जब ये बाहर आता है तो उस समय ये क्यूमुलस ऊफोरस की कुछ सेल अपने साथ लगाकर ही बाहर आता है और उसको अपन क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा कहेंगे, ठीक है। तो ओव्यूलेशन कहेंगे इस प्रोसेस को, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और उससे बाहर आ जाएगा कौन, सेकेंडरी oocyte। तो ओव्यूलेशन के समय जो होती है फॉलिकल कौन से स्टेज में होती है, ग्राफियन फॉलिकल, और oocyte कौन से स्टेज में होती है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte आ जाएगी बाहर और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ दो लेयर होगी, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, जिसे एग मेम्ब्रेन कहेंगे। और सेकेंडरी oocyte और एग मेम्ब्रेन ये पूरा कलेक्टिवली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एग कहलाएगा। अब ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाएगी, इसको देखो अपन समझते हैं, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो ये वाला स्ट्रक्चर तो बाहर निकल जाएगा, थीका जो है वो डीजनरेट होने लगता है, लेकिन जो ये ग्रेन्युलोसा सेल है ये थोड़ी बहुत बच जाती है और यहां से अंदर की तरफ ब्लड इकट्ठा होकर ये पूरा पैक हो जाता है। तो फिर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे कहेंगे कॉर्पस हीमोरेजियम।
अब देखो ये कॉर्पस हीमोरेजियम जो है इसमें ब्लड, ठीक है। अब इसके बाद में इसका ब्लड जो है ये क्लॉटेड ब्लड, फिर वो डीजनरेट होने लगेगा और जो ग्रेन्युलोसा सेल है वो और मैच्योर होकर ल्यूटियल सेल्स बना लेती है और वो येलो कलर के एक पिगमेंट ल्यूटीन के कारण येलो कलर की दिखती है। और अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, कॉर्पस लूटियम, जो कि एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा था क्या, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट के बारे में। तो एक बार आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। फिर अपन एक लास्ट टॉपिक करते हैं, अपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है उसको अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है और उसमें भी अपन लिख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और oogenesis ओवरी में होता है और उसमें भी अपन लिख सकते हैं कि फॉलिकल्स के अंदर होता है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने का पूरा प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद में होता है, जबकि यहां पर अलग अलग स्टेज में होता है। कुछ पोर्शन जो है प्री नेटल मतलब बिफोर बर्थ हो जाता है, कुछ प्यूबर्टी के समय होगा और कुछ स्पर्म के आने पर फ्यूजन के समय होगा। तो अलग अलग समय होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट लाइफ चल सकता है क्योंकि बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया होती है और वो फिर बनती रहती है, जबकि oogonia लिमिटेड बचती है पीछे, और इसी वजह से ये सर्टेन एज तक ही चल सकता है और उसे अपन कहेंगे जब और oogenesis नहीं होगा उसे अपन मीनोपोज कहेंगे। ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से समझेंगे जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे। नेक्स्ट है कि एक स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है और 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte बनती है और सिर्फ एक ही ओवम बनती है। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के हिसाब से देखें तो 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि एक प्राइमरी oocyte के हिसाब से देखें तो सिर्फ एक ओवम बनता है। 1 to 1 और यहां 1 to 4 है, ठीक है। यहां कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, यहां पोलर बॉडी बनती है। यहां पहले स्पर्मेटिड बनेगा जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज आएंगे और फिर मोटाइल स्पर्म बनेगा। यहां पहले ऊटिड बनेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वही ओवम होता है। इसका मतलब ओवम कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। यहां पर जो मियोसिस है वो बीच में अटक अटक के नहीं होगा, अनइंटरप्टेड मियोसिस होगा, जबकि यहां पर दोनों मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों ही बार बार रुककर फिर वापस होता है। मतलब मियोसिस फर्स्ट पहले अपने कौन से प्रोफेज फर्स्ट में अटक जाता है फिर कंप्लीट होता है, मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में अटक जाता है फिर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या है डिफरेंस। एक देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, एक है कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 जाइगोट इन ह्यूमन में 100 जाइगोट बनाने उसके लिए कितने मियोसिस चाहिए। तो देखो समझते हैं, अगर 100 जाइगोट बनाने मुझे 100 ही स्पर्म चाहिए और 100 ही ओवम चाहिए, सही है ना, तब वहां पर फ्यूजन होकर 100 जाइगोट बन सकते हैं। अब 100 स्पर्म के लिए मुझे कितने मियोसिस करवाने पड़ेंगे। तो अभी मैंने देखा था कि एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं और स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनने के लिए मियोसिस ही होता है। तो एक बार मियोसिस करूंगा तो 4 बन जाएंगे, 2 बार मियोसिस करूंगा तो 8 बन जाएंगे, 25 टाइम मियोसिस करूंगा तो 100 हो जाएंगे, 25 into 4 करेंगे तो 100 हो जाएंगे। इसका मतलब 25 टाइम मियोसिस होगा तो 100 स्पर्म बन जाएंगे। तो 100 स्पर्म बनाने के लिए तो 25 मियोसिस चाहिए। फिर 100 ओवम बनाने, अभी अपन ने देखा था कि एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है। इसका मतलब 100 ओवम बनाने के लिए 100 टाइम्स मियोसिस करवाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 125 मियोसिस हो गया। तो ये था अपने आज का टॉपिक जिसमें अपन ने oogenesis के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।